नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ महेश सर की कार स्ट्रैटेजी के ऊपर जो मैंने रिसर्च करी है उसके बारे में। कार का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव एवरेज रिवर्सल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि महेश सर की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्या है कार और कैसे इसे इस्तेमाल करना है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्या रिसर्च करी है, क्या बैक टेस्टिंग करी है, क्या रिजल्ट्स उसके आए हैं और ये स्ट्रैटेजी हमारे किस तरह काम आ सकती है और इसकी जो गूगल शीट मैंने आपके लिए बनाई है उसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ज़रूरत क्या है इस कार स्ट्रैटेजी की, ये कहाँ काम आएगी हमारे लिए। तो देखिए, हम जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं उनमें स्टॉप लॉस नहीं होता है। मतलब कोई स्टॉक हमने ख़रीदा किसी स्ट्रैटेजी से, वो ऊपर गया, उसने अपना टारगेट मीट किया तो हम उसे बेच देंगे और प्रॉफिट में बुक कर लेंगे, ख़त्म कहानी। लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन फिर उसके बाद रिवर्स होके अपने टारगेट पहुंचने से पहले ही नीचे चले जाएंगे। तो वो स्टॉक हम स्टॉप लॉस के तहत नहीं बेचते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजीज में स्टॉप लॉस नहीं होता है। तो ऐसे स्टॉक कई बार क्या है, बहुत 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 गिर जाते हैं और फिर हमें खलने लगते हैं हमारे पोर्टफोलियो में कि इतने समय से मैं इसे लेके बैठा हूँ, इसमें कैपिटल फ्रीज हो गया है, ये प्रॉफिट में नहीं आ रहा है, और बहुत सारे इस तरह के ख्याल हमें आते रहते हैं। तो इस चीज़ का सोल्यूशन ये कार स्ट्रैटेजी ऑफर करती है। तो हमने अब तक जो मेथड देखे हैं जिसमें हम गिरे हुए शेयर्स में धीरे धीरे एवरेजिंग आउट करके उन्हें प्रॉफिट में ला सकते हैं, उनमें से सबसे पहले है मंथली एसआईपी स्ट्रैटेजी, जिस पे मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया था, उसकी भी गूगल शीट बनाई थी। और आज हम बात करेंगे कार स्ट्रैटेजी की और इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास मंथली सिप की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी है तो इस कार स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, तो वो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और उससे भी पहले ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी ये गारंटी नहीं करती कि आपके गिरे हुए शेयर को प्रॉफिट में ला के देगी ही देगी। बेसिकली ये डिपेंड करता है उस शेयर पे। तो शेयर अगर अच्छी कंपनी का है, जिसका बिजनेस है, तो वो कभी ना कभी आगे जाके रिवर्स करेगा अगर वो गिर गया है और फिर प्रॉफिट में आएगा। तो बेसिस यही होता है किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का, जब हम एवरेज आउट करते हैं ये उम्मीद के साथ कि ओके भाई, इसका बिजनेस ठीक ठाक है, ये शेयर अच्छा है, फिलहाल गिरा हुआ है लेकिन फ्यूचर में ये वापस रिकवर होगा, तब हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा शेयर है जिसका बिजनेस खत्म हो चुका है और वो लगातार गिर रहा है, तो उसके लिए ये उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी उसको रिकवर करके देगी आपको। क्योंकि अगर आप सस्ता सस्ता उसे खरीदते भी रहेंगे, एवरेज आउट करते भी रहेंगे, लेकिन वो लगातार गिर रहा है, तो वो कभी प्रॉफिट में बाहर आएगा ही नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी उन स्टॉक्स में ही यूज़ करनी है जिनके बिजनेसेस अच्छे हों और आगे फ्यूचर में उनकी रिकवरी के चांसेस हों। तो आइए अब समझते हैं कि मंथली सिप की जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी उसमें क्या इशू है, और फिर समझेंगे कि ये कार वाली स्ट्रैटेजी उसको कैसे रिजॉल्व करती है। तो मंथली सिप की स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हमने कोई स्टॉक खरीदा, वो अपने प्रॉफिट आने से पहले ही नीचे गिर गया और वो जब 20% से ज़्यादा गिर जाता है तो हम उसमें मंथली सिप स्टार्ट कर देते हैं 1/15 अमाउंट। सपोज हमने 15,000 इन्वेस्ट किए होते हैं उसमें, तो जब वो 20% गिर जाएगा तो 1/15 अमाउंट यानी कि 15,000 डिवाइडेड बाई 15,000 रुपीज़ की एसआईपी शुरू कर देंगे और वो हम हर महीने करते रहेंगे, इररिस्पेक्टिव उस शेयर में क्या हो रहा है। मतलब हम और कुछ नहीं चेक करते, बस उसमें सिप करते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से बाइंग करने को कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। बहुत तेज़ी से कोई अगर चीज़ गिर रही है, उसे अगर आप कैच करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका हाथ कट जाए, आपको इंजरी हो जाए। तो ये कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ कहलाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेज़ है शेयर मार्केट की दुनिया में, डू नॉट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो क्या करें ऐसे में, तो जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि सिप स्ट्रैटेजी अगर हम यूज़ करते हैं तो भी अच्छे स्टॉक्स में रिकवरी आने पर हम प्रॉफिट में बाहर निकल जाते हैं, तो फिर भी हम कार स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करें। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं इस टेबल की मदद से। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है एसआईपी वर्सेस कार। तो एसआईपी को हम कब स्टार्ट करते हैं, जब कोई स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर जाता है तो स्टार्ट करते हैं। कार को कब स्टार्ट करते हैं, जब वो 20% गिर जाता है प्लस उसमें CA जो उसका क्यूमुलेटिव एवरेज होता है वो लगातार राइज करता है मिनिमम 10 डेज़ के लिए। मैं अभी थोड़े आगे आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स के साथ क्या है इसका मतलब, क्या है क्यूमुलेटिव एवरेज। तो कार में हम CA राइज करने पर ही बाइंग करते हैं। तो ये एक तरह से ये हो गया कि हम फॉलिंग नाइफ ना कैच करके एक बढ़ते हुए स्टॉक को राइज करने पर कैच करने की कोशिश करते हैं और तब एवरेजिंग करते हैं जब वो बढ़ रहा हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट सिप में एवरी मंथ, हम ये नहीं देखते चार्ट पे क्या हो रहा है, हम हर महीने एक फिक्स डेट कर देते हैं और 1/15 अमाउंट करते चले जाते हैं जब तक वो प्रॉफिट में ना आ जाए। कार में हम ऐसा नहीं करते। कार में हम तब ही बाइंग करते हैं जब उसका क्यूमुलेटिव एवरेज लगातार 10 दिन बढ़ रहा हो, तो हम बाइंग करेंगे और बाइंग का अमाउंट होता है 1/10। सिप में 1/15 होता है,
कार में हम रखते हैं 1/10, क्योंकि कार में बाइंग कम आती है। वो अभी मैं बैक टेस्टिंग में आपको एग्जांपल भी जब दिखाऊंगा आपको दिखेगा कि कार में बाइंग कम आती है, क्योंकि कार इस चीज़ का ध्यान रखता है कि गिरते हुए को नहीं बाय करना है, जब उसमें रिवर्सल आने के साइन हो तो बाय करना है। ठीक है, इसलिए इसमें हम अमाउंट थोड़ा बढ़ा के इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बाइंग कम आएगी, तो धीरे धीरे बाइंग आने की वजह से थोड़ा बड़ा अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, तो 1/10 अमाउंट रहता है इसमें। डज इट वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिप, येस इट वर्क्स, बिकॉज हमने बैक टेस्टिंग में देखा था, मेरी वीडियो है इसके ऊपर, वो काम करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छे स्टॉक्स में ही काम करती हैं जो गिरने के बाद रिकवरी दिखाते हैं। जो लगातार गिरते रहेंगे वो कभी रिकवर नहीं हो सकते, गिरने के बाद रिकवरी आना ज़रूरी है। तो सिप रिकवर करती है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? अब हम ऐसा तो है नहीं कि एक दो स्टॉक ही गिरते हैं, हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, हमारे कई सारे स्टॉक्स ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। जैसे करंट सिचुएशन में अभी वॉर चल रहा है, तो कई सारे स्टॉक्स इस सिचुएशन में होंगे आपके पोर्टफोलियो में जो 20% से ज़्यादा गिर गए होंगे अलग अलग स्ट्रैटेजीज में। अब सब में सिप स्टार्ट कर दो तो मंथली कमिटमेंट बहुत बड़ा हो जाता है अमाउंट का, कि ओके 10 स्टॉक हैं, हर एक में 1000 की सिप करनी है तो 10,000 की सिप करनी होगी और हर महीने करनी होगी। लेकिन कार वाली स्ट्रैटेजी में पैसे तभी लगेंगे जब वो स्टॉक राइज कर रहा हो। तो अगर हमारे पास 10 स्टॉक हैं, हम उन्हें कंपेयर करेंगे कौन कौन से कार के हिसाब से बाइंग के लिए एलिजिबल हैं, उनमें हम सिप करेंगे 1/10 की, बाकियों को छोड़ देंगे। जब तक वो गिर रहे हैं हम उन्हें हाथ नहीं लगाते। तो ये है मेजर डिफरेंस। अब क्विकली आपको बता देता हूं कि कार स्ट्रैटेजी है क्या, हम कैसे ट्रैक करते हैं, क्या ट्रैक करते हैं उसमें, वो समझ लेते हैं। तो कार का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव एवरेज रिवर्सल। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम निकालते हैं कि स्टॉक का 52 वीक का हाईएस्ट क्लोज कहाँ पे हुआ था, किस डेट को क्लोज हुआ और कितने प्राइस पे क्लोज हुआ। फिर हम उस दिन से और उस क्लोज प्राइस से स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग कि हर एक दिन का एवरेज डेली क्लोज प्राइस कहाँ है कंपेयर टू जो हमारा 52 वीक हाईएस्ट क्लोज प्राइस है। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव एवरेज, CA। और CAR जब इसका रिवर्सल होता है उसका क्या मतलब है? व्हेन CA rises continuously for 10 trading days, it signifies a change or reversal in trend and we can average out our stock with 1/10 amount। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे 1/10 क्यों कर रहे हैं, हम ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए रिवर्सल हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो रिवर्सल कितना लंबा चलेगा। रिवर्सल आ रहा है, अगर आया है रिवर्सल हम 1/10 डालेंगे, अगर रिवर्सल कंटिन्यू रहता है हम 1/10 और डालेंगे। एक एक हफ्ते का गैप रखते हैं हम, तो जब तक ये CA लगातार बढ़ता रहता है तो हम इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। एक हफ्ते का गैप रखते हैं, ऐसे नहीं कि हर रोज़ करते रहेंगे। आज CA बढ़ा 10 दिन के लिए, आज मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कल भी मैं चेक करूंगा वो लास्ट 10 डेज के लिए बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं मैं कर दूंगा। एक हफ्ते का मिनिमम गैप हम रखते हैं दो बाइंग के बीच में, और उस एक हफ्ते बाद चेक करते हैं कि लगातार पिछले 10 दिन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर हाँ तो इन्वेस्ट करो, अगर ना तो रोक दो। तो इस तरह से हम CAR स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं गिरे हुए स्टॉक्स में रिकवरी करने के लिए। तो आइए अब चल के देखते हैं बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट्स आते हैं जब हम SIP वाला मेथड यूज़ करते हैं और कार मेथड यूज़ करते हैं सेम स्टॉक्स में। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो महेश सर ने अपनी वीडियो में बताया था कार वाली कि वो DMA स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो पहले उन्होंने जब DMA वीडियो बनाया था तो उसमें कार का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, हम DMA के हिसाब से बाय करते थे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको DMA फिर से समझाऊंगा। उसके हिसाब से बाय करते थे और जब वो 20% गिर जाता था उसमें सिप स्टार्ट कर देते थे। तो हम एक तो वो वाली बैक टेस्टिंग करेंगे, फिर जो उन्होंने नया अपना कॉन्सेप्ट बताया है कि DMA से बाय करना है, लेकिन साथ में CAR को भी देखना है कि CA लगातार 10 दिन के लिए राइज कर रहा हो तो बाइंग करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ DMA देख के नहीं बाइंग करेंगे। तो इन दोनों वर्जन्स में क्या रिजल्ट आते वो हम देखने वाले हैं बैक टेस्टिंग में। तो एक बार आपको बता दूं दोबारा से DMA होता क्या है। महेश सर की ये स्ट्रैटेजी है, बाय द स्टॉक व्हेन करंट प्राइस इज अबव 50 DMA, 100 DMA एंड 200 DMA। इन तीनों से जो उसका प्राइस है ऊपर होना चाहिए, और जो अभी का प्राइस चल रहा है वो 200 DMA से 10% से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ, ऑफ कोर्स क्योंकि प्राइस ऊपर होना चाहिए। तो 10% से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा दूर निकल गया तो वो बाइंग के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और फिर एक बार हमने इस हिसाब से बाय कर लिया तो 6.28% के प्रॉफिट के बाद हम उसे बेचते हैं। और अगर स्टॉक प्रॉफिट आने से पहले गिर गया, 20% से ज़्यादा गिर गया, तो हम उसमें सिंपल एक मंथली सिप स्टार्ट कर देते हैं 1/15 अमाउंट की। तो जो भी हमने पहली बार उसको बाय करने के लिए अमाउंट यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल 15,000 से हमने बाय किया था, तो अब हम उसमें मंथली सिप स्टार्ट कर देंगे 1/15 यानी कि 1000 रुपीज़ की, और वो सिप हर महीने चलती रहेगी
उसी अमाउंट की उसी डेट पर, जब तक हम प्रॉफिट में बाहर नहीं निकल जाते। तो ये था महेश सर का पुराना वर्जन। नया वर्जन विद कार, उसमें एक मॉडिफिकेशन क्या है, डीएमए तो वही होना चाहिए कि करंट प्राइस 50 डीएमए, 100 डीएमए, 200 डीएमए इनसे ऊपर होना चाहिए। करंट प्राइस का और 200 डीएमए का डिफरेंस 10% से कम होना चाहिए। और उसके साथ हम सीए चेक करेंगे कि वो लगातार 10 दिन के लिए राइज कर रहा हो तो बाय करेंगे। अगर वो सीए राइज नहीं कर रहा है, 10 दिन से कम उसने लगातार राइज किया है, हम उस बाय सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं डीएमए स्ट्रैटेजी का। फिर जब स्टॉक खरीद लेते हैं तो 6.28% का टारगेट होता है उसमें, लेकिन अगर टारगेट मीट करने से पहले स्टॉक गिर गया तो इसमें भी हम 20% गिरने का वेट करेंगे और उसके बाद हम तब इसमें एवरेजिंग करेंगे जब उसका सीए राइज होगा लगातार 10 दिन के लिए। ठीक है, तो 10 दिन के लिए राइज होता है, हम उसमें 1/10 अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे। फिर एक हफ्ते बाद चेक करेंगे क्या अभी भी वो लगातार पिछले 10 दिनों में राइज हो रहा है। अगर हो रहा है तो 1/10 और इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक उसका सीए लगातार राइज हो रहा है। जिस दिन उसमें ब्रेक आ गया फिर से हम दोबारा ट्रैक करते रहेंगे उसे कि लगातार 10 दिन कब उसका सीए राइज हुआ, फिर 1/10 अमाउंट कर देंगे और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हम प्रॉफिट में बाहर निकल ना जाएं। तो आइए अब देखते हैं इस तरह से दोनों स्ट्रैटेजीज़ को किया होता तो क्या फ़र्क आया होता हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, रिजल्ट्स में और सब चीज़ों में। तो इसके लिए मैंने बनाई है आपके लिए ये बैक टेस्टिंग की शीट प्लस ओवरऑल शीट है जिसका नाम है CAR FIFO। तो ये वाली बैक टेस्टिंग की शीट है, नीचे आप देख सकते हैं BT DMA SIP। ये फर्स्ट वाला मेथड है जिसमें कार का कोई काम नहीं है, उसमें हमने कार यूज़ नहीं किया है। तो हम यहाँ पे येलो कलर में स्टॉक का कोड डालेंगे, स्टार्ट डेट में डालेंगे कि कब से हमें स्टार्ट करना है इसकी टेस्टिंग। तो मैंने अदानी एंड का एग्जांपल लिया है क्योंकि अदानी एंड 1 सितंबर 2022 के बाद बहुत गिरा था और उसके बाद फिर रिकवरी भी आई थी, लेकिन उसमें एक फेज़ आया था जब वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था और उसकी टेस्टिंग होगी 9 मार्च तक। तो जिस दिन भी आप इसे रन करते हैं उस दिन से एक दिन पहले की डेट यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है एंड डेट में। अमाउंट आपको डालना है कि पहली बाइंग में कितना अमाउंट इन्वेस्ट होना है। तो यहाँ मैंने 15,000 लिया है, टारगेट 6.28% और स्टार्ट कब करनी है, सिर्फ -20% गिर जाने के बाद, उससे पहले नहीं। तो ये सारे येलो वाले क्राइटेरिया एडिटेबल हैं, आप अपनी बैक टेस्टिंग में इन्हें चेंज करके देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स डालने पर शीट इस स्टॉक का सारा डेटा डाउनलोड करती है गूगल फाइनेंस से, यहाँ पे आ जाता है और फिर उसमें सारे क्राइटेरिया चेक किए जाते हैं कि किस दिन उसमें बाइंग आई, कि कब सेलिंग आई, वो सब नीचे यहाँ पे हो रहा है बैक टेस्टिंग वाले एरिया में। और उसका फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इस टेबल में मिल जाता है कि किस दिन बाई हुआ, किस दिन सेल हुआ। तो जो ग्रीन वाली लाइन है वो सेल हो रहा है, जो वाइट वाली लाइन है उस दिन बाइंग हो रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 22 अगस्त 2023 को बाइंग हुई थी और फिर उसके बाद 5 दिसंबर 2023 को वो सेल हो गया था 6.28% टारगेट के लिए, एग्जिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बाइंग आई 1 अगस्त 2024 को, उसके बाद ये 20% से ज़्यादा गिर गया और इसमें हमने SIP स्टार्ट कर दी 21 नवंबर 2024 को 1/15 अमाउंट की। ठीक है, तो वो सिप चले जा रही है और सिप में हर महीने सिप करते रहते हैं हम। तो वो सिप होते 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 सारा उसका चिट्ठा यहाँ पे है। ओके, और इसकी समरी ऊपर आ रही है हमारे पास कि मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट हुआ 49,495। एवरेज इन्वेस्ट, सारे अमाउंट का एवरेज हमने निकाल लिया है। नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया प्लस लास्ट दिन में जो नोशनल प्रॉफिट या लॉस है उसे ऐड कर दिया। तो क्योंकि हमारा अभी तक एग्जिट नहीं हुआ और वो नोशनल लॉस में चल रहा है हमारी पोजीशन, इसलिए दोनों को ऐड करके हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट माइनस में है 8,553। और इस अमाउंट को हम एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट से डिवाइड करते हैं तो हमें परसेंटेज मिल जाता है कि कितना नोशनल लॉस है। टेस्टिंग ड्यूरेशन है यहाँ पे 3.5 ईयर्स की, जिस दिन से हमने टेस्टिंग स्टार्ट करी। और XIRR हमें यहाँ पे दिख रहा है और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो लास्ट डे पे अनरियलाइज्ड रिटर्न परसेंटेज कितनी है, कितना अनरियलाइज्ड रिटर्न है, एवरेज होल्डिंग डेज कितने लगे हैं। अब ये 105 सिर्फ सेलिंग वाले डेज़ को काउंट कर रहा है, जो सेल नहीं हुआ है उसके डेज़ को यहाँ पे काउंट नहीं हो रहे हैं। कितनी बार बाई हुआ, 2 बार बाई हुआ। कितनी बार सेल हुआ, सिर्फ एक बार, क्योंकि एक बार अभी पेंडिंग है, वो फाइनल सेलिंग हुई नहीं है, वो हम रिकवरी कर रहे हैं। तो ये पहला वाला हो गया DMA विद सिप। अब दूसरा मेथड DMA विद कार, जिसमें हम क्यूमुलेटिव एवरेज को ध्यान में रख के बाइंग करते हैं, जो मैंने अभी स्लाइड में आपको दिखाया था सेकेंड वाला मेथड।
उसके क्या रिजल्ट्स आए वो एक्चुअली दूसरी शीट में हो रहा है ऑटोमेटिकली। जो भी हम पहली शीट में डेटा डालते हैं, स्टॉक कोड, स्टार्ट डेट, अमाउंट, टारगेट परसेंटेज, स्टार्ट से पैट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है ताकि हम सेम क्राइटेरिया यूज़ करें। ओके, और उसकी बैक टेस्टिंग इस वाली शीट में होती है। और यहाँ पे उसका अपना टेबल है कि किस दिन पहला बाय हुआ, कब उसका टारगेट मीट हुआ, किस दिन उसका नेक्स्ट बाय हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं कि 22 अगस्त 2023 को बाय हुआ था और 5 दिसंबर 2023 को सेल हो गया था। ये कार वाले मेथड से है। एक बार यहाँ पे जाएं तो पहला बाय पहला सेल एग्जैक्टली सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था। नेक्स्ट बाय आया 1 अगस्त 2024 को और कार वाले मेथड में आया 29 अक्टूबर 2025 को। क्योंकि कार में हम उसका CA राइज कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी ध्यान में रखते हैं, उसके हिसाब से इसमें बाइंग आई ही नहीं 29 अक्टूबर 2025 तक। और उसके बाद क्या वो 20% गिरा या नहीं, वो राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमें दिख जाएगा। वो अभी तक मैक्स -19.76% गिरा है। तो कार मेथड में उसकी सिप स्टार्ट होने का टाइम ही नहीं आया, क्योंकि 20% तो पहले उसे गिरना होगा, उसके बाद चेक होगा कि CA राइज हो रहा है, तब बाइंग करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो सिचुएशन इसमें आई ही नहीं। तो अगर दोनों का रिजल्ट कंपेयर करें, यहाँ ऊपर टेबल में मैंने दोनों का रिजल्ट दे दिया है कि मैक्सिमम इन्वेस्टेड पहले मेथड में ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़, सेकेंड मेथड में अभी तक सिर्फ एक ही बार बाइंग हुई है तो 15,000 से नीचे है, क्योंकि हमारी कोई सिप स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गिरते हुए स्टॉक में ये वाला मेथड, जो कार वाला मेथड है, तब तक हमें बाइंग स्टार्ट नहीं कराता जब तक कि उसमें राइज होना या फिर उसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखने लग जाता है हमारे CA मेथड के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हमारी बाइंग स्लो हो जाती है, ताकि हम तभी बाय कर रहे हो जब उसमें स्ट्रेंथ वापस आने लगे। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में जो सिप वाला मेथड है उसमें आपको ज़्यादा दिखाई देगा, कार वाले मेथड में कम दिखाई देगा। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जहाँ कार में ज़्यादा होगा, सिप में कम होगा, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा ही होने वाला है कि सिप वाले में ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, कार वाले में कम होता है, और रिकवरी हो जाती है कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी। और इस शीट में मैंने राइट हैंड साइड में कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं जिन स्टॉक्स में बहुत बड़े बड़े फॉल्स आए थे, जैसे येस बैंक सभी को पता है, अदानी एंड हमने ऑलरेडी देख लिया, PIIND ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में था, इस डेट को मैंने बाय किया था, तो मैं पर्सनल टेस्टिंग कर रहा था, तो वो भी काफ़ी गिरा है, 40% ऑलमोस्ट गिरा था, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे येस बैंक आपको चेक करना है, इसको कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पे स्पेशल वैल्यूज़ ओनली, दो ही चीज़ें क्यों कॉपी कर रहे हैं, हमें स्टॉक कोड चाहिए, हमें स्टार्ट डेट चाहिए, बाकी का सब कुछ हम स्टैंडर्ड्स एंड डेट, अमाउंट, वो सब सेम रखेंगे। इसलिए मैंने दो ही वैल्यूज़ दी हैं राइट हैंड साइड में, जो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है वो टेस्ट करने के लिए। तो येस बैंक अगर हम देखें कि हमारी स्टार्टिंग जब हुई थी टेस्टिंग की और एंड जब हुआ है तो वो 94% गिर गया, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में, दोनों ही स्ट्रैटेजी में सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स हमें मिले। हमारा 15,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट गया ही नहीं। पहले वाले मेथड में हमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिला, सेकंड वाले में थोड़ा कम मिला, क्योंकि उसमें बाइंग पहले वाले मेथड में ज़्यादा आई, सेकंड वाले मेथड में बाइंग कम आई, क्योंकि हम उसमें CA का भी ध्यान रखते हैं सेकंड मेथड में, तो उसमें बाइंग के कम हो जाते हैं सिग्नल्स, इस वजह से ये डिफरेंस आया है। बाकी अगर आप PIIND को चेक करेंगे, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने PIIND का स्टॉक कोड और उसका डेटा डाल दिया है, उसका डेटा डाउनलोड होगा, बैक टेस्टिंग रन होने के बाद हमें ऊपर सारा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए DMA विद सिप में 22,000 मैक्स इन्वेस्ट हो गया, और जो कार वाला मेथड है उसमें सिर्फ अभी तक 12,463 तक ही मैक्स इन्वेस्ट हुआ है। तो बेसिकली इस चीज़ का सार ये है कि अगर हम सिप वाला मेथड यूज़ करते हैं, कार वाला मेथड यूज़ करते हैं, रिकवरी दोनों में हो जाएगी, लेकिन कहाँ कम पैसा लगा के रिकवरी होगी वो हमें दिखता है कि कार वाले मेथड में कम पैसे में रिकवरी हो जाती है। वैसे ये जो PIIND का एग्जांपल है, इसमें जब से सिप स्टार्ट हुई हैं वो लास्ट वाला रिकवर नहीं हुआ है दोनों ही मेथड्स में, लेकिन पैसा कार में कम गया है। तो इसे इस तरह से इमेजिन कीजिए, आपके बहुत सारे स्टॉक्स अगर फंसे हुए हैं, 20% से ज़्यादा गिरे हुए हैं, सब में आप सिप स्टार्ट कर दे तो आपका काफ़ी सारा मंथली कमिटमेंट चला जाएगा कि आपको इतना करना ही करना है इन्वेस्ट। वर्सेस जब हम कार यूज़ करते हैं तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ओके किस स्टॉक में हमें करना है, किस में नहीं करना है, क्योंकि जो CA राइज कर रहे होंगे उनमें ही हम करेंगे, जिसमें CA राइज नहीं कर रहा है हम उन्हें इग्नोर कर देंगे। तो उसी के लिए बनाई है मैंने बाकी की गूगल शीट, जिससे आप
अपने गिरे हुए स्टॉक्स को रिकवरी कर सकते हैं। तो उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक्स गिरे हुए हैं। तो मैं अपनी पर्सनल शीट में जाता हूँ और आइडेंटिफाई करता हूँ। लेट्स से एसएसटी वाली शीट में चेक करता हूँ। ओके, तो ये है मेरी एसएसटी की शीट। इसमें राइट हैंड साइड में जाऊँ तो यहाँ मुझे टेबल में दिख जाता है कौन कितना % गिरा हुआ है। तो इसमें से मैं वो स्टॉक उठाऊँगा जो 20% से ज़्यादा गिर गए हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है टाटा टेक है, एम्फेसिस है, परसिस्टेंट है, टीसीएस है, प्रेस्टीज है, केपीआई टेक है और बीडीएल है। ठीक है, इसमें से एक दो एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा था टाटा टेक। ठीक है, तो टाटा टेक मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाके टाटा टेक ढूंढता हूँ। तो बेसिकली मुझे चाहिए होगा बाई डेट, स्टॉक कोड, बाई प्राइस और बाई क्वांटिटी। तो इसमें मैंने 2 बार इन्वेस्ट किया है, तो मैंने वो दोनों हाईलाइट किए, उसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे आके जो इस कार स्ट्रैटेजी की करंट होल्डिंग शीट है वहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं। टाटा टेक का ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, बाकी के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली। तो जब भी आप मेरी शीट में पेस्टिंग कर रहे हैं हमेशा वैल्यूज़ ओनली ही कीजिएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ टाटा टेक ही कॉपी किया था, वो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ कर रखा है। एक बार हटा के आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली किया, टाटा टेक की डेट, उसका कोड, उसका बाई प्राइस और उसकी क्वांटिटी यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ मैंने सबसे पहले कॉलम में दिया है स्ट्रैटेजी नेम, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस स्ट्रैटेजी से उठाकर आपने यहाँ पे रखा है। क्योंकि मैं हर स्ट्रैटेजी में इस शीट को इंटीग्रेट नहीं करूँगा, मैं एक ही शीट आपको दूंगा जिसको आप किसी भी स्ट्रैटेजी का स्टॉक उठा के यहाँ पे रख सकते हैं जिसमें आपको रिकवरी स्टार्ट करनी है कार मेथड से। ठीक है, तो ये वाला स्टॉक मैंने एसएसटी स्ट्रैटेजी से लाया हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ नोट टेकिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी नेम। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ हमें एसएसटी के हिसाब से कुछ नहीं करना है। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल एमडब्ल्यूडी स्ट्रैटेजी का है, एमडब्ल्यूडी के हिसाब से कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ मेरी नॉलेज के लिए है कि किस स्ट्रैटेजी से मैं यहाँ पे रिकवरी के लिए से लेकर आया हूँ। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे स्टॉक कोड डाल दिए, ये क्या करेगा, यहाँ मैंने बनाई है स्कैनर CH शीट, नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, जो भी स्टॉक मैं करंट होल्डिंग शीट में डालता हूँ तो स्कैनर के ब्रैकेट में CH का मतलब है करंट होल्डिंग, वहाँ से स्टॉक ऑटोमेटिकली कॉलम K में फेच हो जाते हैं। फॉर्मूला लगा रखा है मैंने। तो जितने भी स्टॉक आप डालेंगे उन स्टॉक्स के कोड यहाँ पे आ जाएंगे। स्टॉक की हो सकता है मल्टीपल एंट्रीज हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल एंट्रीज। जैसे टाटा टेक का हमने देखा, मैंने 2 एंट्री डाली है, लेकिन टाटा टेक एक ही बार आएगा क्योंकि फॉर्मूले में मैंने वो डाल रखा है कि मल्टीपल रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, इस स्टॉक को आने के बाद यहाँ पे पर बाय अमाउंट भी निकलता है, वो भी हमारी करंट होल्डिंग शीट से आ रहा है। वो देखेंगे आप कि लास्ट के यहाँ कॉलम O में पर बाय अमाउंट विच इज़ 1/10 ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो कल्याण ज्वेलर मेरे पास है जिसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 15,261, इसका 1/10 शीट ने निकाल लिया है 1,526। नेक्स्ट है पावर ग्रिड, उसका 1/10 1,406। नेक्स्ट इज ट्रेंट, तो उसका जो भी पहला इन्वेस्टमेंट होगा उसका शीट ऑटोमेटिकली 1/10 निकाल लेगी, फॉर्मूला लगा हुआ है। और टाटा टेक जो मैंने अभी अभी डाला उसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी 5,490, तो 549 उसका आ गया है यहाँ पे। तो स्कैनर वाली शीट में ये पर बाय अमाउंट वहाँ से पुल हो रहे हैं। ठीक है, और ये अमाउंट चेंज नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ पहली इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कि कितना किया था, उसका 1/10। अब मैं जब इसमें सिप करूँगा उससे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो ये अमाउंट नहीं बढ़ने वाला, ये अमाउंट फिक्स रहने वाला है तब तक जब तक इसमें रिकवरी नहीं हो जाती। ठीक है, यहाँ पे मैनुअली कुछ नहीं करना, ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। इस शीट में येलो वाला कोई भी सेल नहीं है। मेरी शीट्स में येलो वहाँ पे होता है जहाँ मैनुअली कुछ एंटर कर सकते हैं। तो ये जो स्कैनर CH वाली शीट है इसमें मैनुअली कुछ नहीं डालना है, सब कुछ ऑटो फैच होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये भी फैच कर रहा है कि लास्ट बाई डेट क्या थी इस स्टॉक की, वो भी करंट होल्डिंग शीट से आ रही है। और फिर राइट हैंड साइड में हम जाएँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका करंट मार्केट प्राइस क्या आ रहा है, जो भी अभी मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली गूगल फाइनेंस से आएगा। उसका 52 वीक हाईएस्ट क्लोज क्या रहा, वो प्राइस क्या था, और वो परसेंटेज कितना दूर है करंट मार्केट प्राइस से, वो आ रहा है। और 52 वीक हाईएस्ट क्लोज की डेट क्या थी, किस डेट को वो 52 वीक हाईएस्ट क्लोज था। ठीक है, तो मैं 52 वीक हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम ट्रैक करते हैं 52 वीक हाईएस्ट क्लोज, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्लोज प्राइस से ट्रैक कर रहे हैं सब कुछ, तो हम 52 वीक हाईएस्ट क्लोज प्राइस की डेट भी ट्रैक करेंगे।
और फिर यहाँ राइट हैंड साइड में रीसेंट 10 ट्रेडिंग डेज की डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है और हर एक स्टॉक का क्यूमुलेटिव एवरेज उन डेट्स पे क्या रहा है। क्यूमुलेटिव एवरेज कैसे निकलता है, जो हमारा 52 वीक हाई डेट पे जो क्लोज प्राइस था उससे लेके आज तक के सारे क्लोज प्राइस का एवरेज निकाला जाता है, वो होता है क्यूमुलेटिव एवरेज प्राइस। तो ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव एवरेज प्राइस दिख रहा है हर एक डेट के लिए हमें, हर एक स्टॉक का, ठीक है। और जिस भी स्टॉक का क्यूमुलेटिव एवरेज प्राइस लगातार 10 दिन से बढ़ रहा होगा, 23 फरवरी से देखेंगे, यहाँ से लेफ़्ट को जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा पावर ग्रिड है उसमें सिग्नल आ रहा है बाय उसी में आएगा जिसमें लगातार 10 दिन से बढ़ रहा है। बाकी के स्टॉक में वो लगातार 10 दिन के लिए नहीं बढ़ा होगा, हो सकता है 1-2 दिन बढ़ा हो फिर उसके बाद नहीं बढ़ा हो। क्या हो गया, ओके हमारे बात करते करते ही गूगल का डेटा अपडेट हो गया, यहाँ 9 मार्च की जगह 10 मार्च आ गया है और उसके हिसाब से पावर ग्रिड का अब क्यूमुलेटिव चेंज हो गया है प्राइस और वो अवॉइड आ गया है, ठीक है। तो ये डेटा जैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल फाइनेंस में डेटा हिस्टोरिकल अपडेट होता है, ये सारा डेटा शीट में अपडेट हो जाएगा। तो जिस भी स्टॉक में बाय सिग्नल आया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉक कोड, उसका करंट मार्केट प्राइस, बाई प्राइस के नीचे आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि शीट को पता है कि पर बाय अमाउंट कितना है स्टॉक का, अभी उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, उसको डिवाइड कर दो तो क्वांटिटी निकल आती है। वो क्वांटिटी हमें यहाँ दिख जाएगी। किस स्ट्रैटेजी में है वो भी ऑटोमेटिकली शीट को पता चल जाएगा, क्योंकि हमने करंट होल्डिंग में फिल किया हुआ होगा। अगर नहीं आप फिल करना चाहते कोई नहीं, वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर आप वहाँ फिल नहीं करेंगे यहाँ पे भी नहीं आएगा। बाय डेट, जिस भी दिन यहाँ पे कोई स्टॉक एलिजिबल होता है उस दिन की डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। थोड़ी देर पहले पावर ग्रिड एलिजिबल था तो यहाँ पे आ रहा था एग्जाम्पल, लेकिन अभी वो चला गया है क्योंकि 10th का भी डेटा अपलोड होने के बाद उसका पैटर्न जो था क्यूमुलेटिव एवरेज राइज का वो ब्रेक हो गया है, अब वो अवॉइड हो गया, वो बाय सिग्नल से हट चुका है। तो यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए मैंने एक ऐसा स्टॉक डाला है जिसमें सीए के हिसाब से बाय सिग्नल आ रहा है। तो मैंने यहाँ रैंडम डेटा डाल दिया है सन फार्मा का। तो आइए देखते हैं इसके स्कैनर CH में क्या आ रहा है। तो सन फार्मा में बाय सिग्नल आ रहा है, तो देखिए बाय सिग्नल आने पर यहाँ बाय डेट आ जाएगी, स्टॉक कोड आ जाएगा, बाय प्राइस और क्वांटिटी। तो यहाँ स्ट्रैटेजी नेम से लेके बाय क्वांटिटी तक मैं कॉपी कर लूँगा और फिर यहाँ पे सन फार्मा के जस्ट नीचे मुझे उसकी एंट्री करनी है। अगर यहाँ किसी और स्टॉक का डेटा होता तो मैं यहाँ एक इंसर्ट करता रो, ताकि एक ब्लैंक रो आ जाती और फिर मैं सन फार्मा का डेटा यहाँ पे डालता। राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली, ठीक है। तो अब इसका डेटा रिकॉर्ड हो गया है कि मैंने आज के दिन सिप कर लिया है। अब मैं स्कैनर में जाऊँगा तो देखिए वो गायब हो गया, क्योंकि सन फार्मा का लास्ट बाय डेट आज का है। तो शीट को पता है कि आज मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया, तो वो स्टॉक्स एलिजिबल फॉर SIP में से उसे हटा देगा। तो आपने सन फार्मा अगर आज बाय किया है तो कल अगर सन फार्मा दोबारा आ रहा है उसको इग्नोर करना है आपको, 1 हफ्ते तक दोबारा बाइंग नहीं करनी है। इसलिए मैंने इसकी लास्ट बाय डेट भी यहाँ पे दिखा रखी है ताकि आप वो डिसीजन ले सकें। अब हो सकता है आपके पास 20-30 स्टॉक हों जिनको आप रिकवरी में यहाँ पे डालना चाहें, तो यहाँ मल्टीपल स्टॉक्स आएंगे किसी दिन, उनमें डिसीजन लेने के लिए कि किस में आपको सिप करना चाहिए। ये स्टॉक सॉर्टेड होंगे डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाईएस्ट क्लोज, जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ होगा वो सबसे ऊपर आएगा, प्लस करेंटली आपने ओवरऑल कितना इन्वेस्ट कर दिया है उस स्टॉक में अमाउंट, वो यहाँ कॉलम H में आपको दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार ये डिलीट कर देता हूँ लास्ट एंट्री, ताकि हम दोबारा से सन फार्मा को वहाँ पे देख सकें। ठीक है, देखिए सन फार्मा 52 वीक हाईएस्ट क्लोज से 1.63% ही दूर है और उसमें ओवरऑल इन्वेस्टेड 23,000 है। अगर मुझे और भी स्टॉक्स यहाँ पे दिख रहे होते, किसी में दिखता ओवरऑल इन्वेस्टेड 13,000 है और सन फार्मा में 23,000, मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँ और वहाँ सिप करूँ, क्योंकि दोनों ही सिप के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं सब में सिप कर सकूं, अगर मुझे प्रेफर करना हो, मुझे प्रेफरेंस देनी हो कि कौन से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में मैं करूं, तो ये 2 क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए कि किस में करना है। सबसे बड़ा प्रायोरिटाइजेशन होगा कि करेंटली इन्वेस्टेड अमाउंट जिसमें कम हो उसमें पहले सिप कीजिए। अगर बराबर के अमाउंट हो तो आप ये देख सकते हैं कि उनका डिस्टेंस किसका कितना दूर है। जो ज़्यादा डिस्टेंस दूर हो 52 वीक हाई से, उसमें आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा गिरा हुआ है तो ज़्यादा सस्ता मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो ये तो हो गया कि हमें रिकवरी कैसे करनी है एग्जिस्टिंग स्टॉक की। अब कुछ लोग हो सकता है इसे
उन स्टॉक्स के लिए यूज़ करना चाहें जिनमें उन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की है। फॉर एग्जांपल महेश सर के डीएमए स्टॉक्स के लिए अगर कोई डीएमए स्टॉक की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, मैंने उसकी डीएमए की कोई शीट नहीं बनाई है, तो यहाँ मैंने उसके लिए स्कैनर कस्टम शीट बनाई है। ये अलग शीट है जिसमें आई कॉलम में स्टॉक कोड हम मैनुअली डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने कोई भी स्टॉक कोड्स डालिए, उनमें क्या बाय सिग्नल आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, किस में अवॉइड है, किस में बाय है, और जिन जिन में बाय होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। और ये भी सॉर्टेड है इसके हिसाब से कि वो 52 वीक हाईएस्ट क्लोज से कितना दूर है। जो सबसे ज़्यादा दूर होगा, मतलब कंपैरेटिवली सस्ता होगा, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो कम दूर होगा वो नीचे आएगा। जैसा कि इन दोनों में आप देख सकते हैं कि लिंडे इंडिया 13% दूर है और सन फार्मा सिर्फ 1.63% दूर है। ओके, तो ये कस्टम वाला आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ रिकवरी के लिए यूज़ करना है, ये कस्टम वाली शीट को आपको देखना भी नहीं है, इसमें कोई स्टॉक कोड अलग से डालना भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू बाइंग करनी है अगर आपको किसी स्ट्रैटेजी में अलॉन्ग विद सीए देखते हुए, तो आपको करना है। यहाँ से सीए का पता चल जाएगा कि क्यूमुलेटिव एवरेज का कंडीशन क्या है, क्या वो बाय सिग्नल दे रहा है या अवॉइड सिग्नल दे रहा है। उसके लिए आप ये कस्टम वाली शीट यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो करंट होल्डिंग शीट है मैंने आपको दिखाई दिया। जिस भी दिन कोई स्टॉक सेलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जो कि इस टारगेट के हिसाब से है, जो आप A3 में डाल सकते हैं येलो कॉलम में, मैंने 3.14% डाला हुआ है, आप 6.28 या फिर जो भी परसेंट आपको रखना है वो यहाँ पे डालेंगे। जिस भी दिन कोई स्टॉक ओवरऑल इस प्रॉफिट लेवल पे पहुँचेगा वो ग्रीन कलर में आपको दिख जाएगा। मैं सिमुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने ट्रेंड की कुछ एंट्रीज चेंज कर दी ताकि वो प्रॉफिट में दिखाने लगे। तो ये दिखा रहा है 9.32% प्रॉफिट में है, और हमारा टारगेट है 3.14% जो हमने सेट किया। अगर मैंने 6.28% किया होता तो भी वो एलिजिबल है। तो जो भी स्टॉक इस परसेंट को अचीव कर लेगा, उसकी सारी रोज़ जो हमें कॉपी करनी है वो ग्रीन में इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगी। तो हमें उसे कॉपी करना है, ग्रीन वाला पोर्शन, राइट क्लिक, कॉपी, और फिर सोल्ड शीट में जाना है, और यहाँ पे जहाँ पे पहली खाली एंट्री है स्ट्रैटेजी नेम के नीचे, राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली। अगेन आपको रिमाइंड करा दूँ, वैल्यूज़ ओनली ही करना जब भी आप मेरी शीट में कहीं पे भी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। होल्डिंग डेज में एरर आ रहा है, वो मैं ठीक कर दूंगा शीट आपको देने से पहले। तो यहाँ ये निकाल लेगा कि कितने ओवरऑल होल्डिंग डेज हैं पहले बाई से लेके सेल डेट तक, प्रॉफिट अमाउंट कितना हुआ है हमें, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। इस शीट में मैंने बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स ऐड नहीं करे हैं, XIR और ये वो, क्योंकि बेसिकली इस शीट का मकसद है कि हमें लॉस वाले शेयर से रिकवरी दिलाओ, बस हमें इतना चाहिए। तो ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स मैंने फ़िलहाल ऐड नहीं करे। अगर आप लोगों की डिमांड आएगी, कोई रीज़नेबल डिमांड आएगी, तो मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा और ट्राई करूँगा। फ़िलहाल ये सिंपल रखी है मैंने शीट, ताकि हम फोकस कर सकें लॉस रिकवरी के ऊपर। और जब आपने यहाँ पे सोल्ड में पेस्ट कर दिया, करंट होल्डिंग शीट में से उसकी सारी रोज़ हाईलाइट कीजिए और डिलीट द रोज़, ठीक है, ताकि वो हमारे करंट होल्डिंग से चला जाए। बाय बाय, उसको हमने सेल कर दिया है, प्रॉफिट में आ गए, हम खुश हैं। अब उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है जब तक वो दोबारा किसी स्ट्रैटेजी में बाय सिग्नल नहीं देता है। तो इसकी सिप करने का सिस्टम ख़त्म, ये हमारी करंट होल्डिंग में अब नहीं है, यहाँ से हटा दिया हमने। तो दोस्तों ये है हमारी CAR की शीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस शीट को मैंने काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट पे लॉन्च कर रहा हूँ, डिस्काउंटेड कॉस्ट पे लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसका परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।